बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जीके की प्रिपरेशन के सिलसिले में जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें 30 MCQ डेली बेसिस पे करने थे, उसी सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें 30 MCQ प्लस उनसे रिलेटेड जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनके कंसेप्ट जानने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होती हैं और एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड में या फिर इन्फेंट में 300 तक होती हैं। मोर देन 275 भी आंसर ठीक है, लेकिन जो अक्सर पेपर में इस लिहाज से पूछा जाता है वो न्यूली बॉर्न चाइल्ड में 300 दिया जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो 275 से ज़्यादा हो तो तब भी आंसर ये वाला ठीक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन जर्मनी हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड, तो इसे फेडरल चांसलर कहा जाता है। ये जैसे बाकी ममालिक में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो इनके फेडरल चांसलर होते हैं। इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ फेडरल चांसलर। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी यही सिस्टम है कि फेडरल चांसलर उनका हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। करंट चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है? ओलाफ स्कोल्स, और इन्होंने ओथ लिया था 8 दिसंबर 2021 को। इससे पहले एंजेला मर्कल ने 4 टर्म्स अपनी कंप्लीट की हैं। ये पहली वुमेन हैं जिन्होंने 4 टाइम्स अपनी जर्मनी में फेडरल चांसलर के तौर पर टर्म्स कंप्लीट की हैं। कैपिटल जर्मनी कौन सा है? बर्लिन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ वो भी डिस्कस कर दिए। वाइट हेवन बीच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन। अब उसमें ये तो बता दिए कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेट करता है, लेकिन उन्होंने स्टेट पूछी थी कि कौन सी स्टेट में लोकेट करता है, तो क्वींसलैंड ये ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है, वहाँ पे ये लोकेट करता है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये भी पहले कई दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है, तो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है ये ऑस्ट्रेलिया जिसमें ग्लेशियर और वोल्केनोस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अक्सर पेपर में पूछा जाता है और जा सकता है कि कॉन्टिनेंट विदाउट ग्लेशियर या फिर कॉन्टिनेंट विदाउट वोल्केनो, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा नाम ओशनिया भी है। समटाइम्स इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ओशनिया ऑप्शन दिया होता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, तो उस सूरत में लोग कंफ्यूज होकर कहते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, तो नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ही ओशनिया भी कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो माउंट कोशिस्को है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया कौन है? जाहिद हफीज़ चौधरी। ये सितंबर 2021 से हैं। बल मेन चीज़ ये है कि आपने हाई कमिश्नर का याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर कौन से हैं पाकिस्तानी? जाहिद हफीज़ चौधरी। अब ये हाई कमिश्नर के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में ये फ़र्क है कि एम्बेसडर हमारा कोई भी सफ़ीर होता है दूसरे मुल्क में, लेकिन अगर वही मुल्क कॉमनवेल्थ का मेंबर हो तो उस सूरत में उस एम्बेसडर को हाई कमिश्नर कहते हैं। नेक्स्ट कंट्री रिसेंटली अबॉलिश द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो सेनेगाल ने, ये मुल्क का नाम है, सेनेगाल ने अबॉलिश कर दिया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को। ये पोस्ट अबॉलिश की गई थी 2019 को। कैपिटल ऑफ सेनेगाल डकार है। करंट प्रेसिडेंट इसके हैं मैकी साल, जिन्होंने ये पोस्ट अबॉलिश की थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिक्वायर्ड 12 वोट टू एग्जिट फ्राम ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। FATF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में इवन के इंटरव्यू किया और टेस्ट किया, हर तरह से इम्पॉर्टेंट हैं कुछ एरियाज इसके, और अक्सर पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 वोट की ज़रूरत है। अब ये क्या है इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। FATF 1989 में G7 कंट्रीज़ ने बनाई थी। G7 कंट्रीज़ का फिर आगे देख लें कि 7 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, जापान, USA, इटली, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस। ये 7 ममालिक को G7 कंट्रीज़ कहते हैं। पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल एड दूसरों को फ्राहम करते हैं। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस या फ्रांस में है। FATF के मेंबर कंट्रीज़ हैं 39, यानी कि 39 मेंबर कंट्रीज़ इसमें FATF में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 12 अगर वोट देते हैं पाकिस्तान को तो फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा। बाकी भी मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। FATF के करंट प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लेयर, जिनका ताल्लुक़ जर्मनी से है। पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट में है सिंस जून 2018 और अभी तक ग्रे लिस्ट में है, यानी कि 2022 स्टार्ट हो गया, अभी तक ग्रे लिस्ट में है। कंट्री जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया और ईरान है। कंट्रीज़ रिसेंटली एडेड इन ग्रे लिस्ट
यानी कि 2021 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ मज़ीद ममालिक को ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था, तो वो है तुर्की, जॉर्डन, माली। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है एज इट इज़। कंट्री रिसेंटली केम आउट ऑफ ग्रे लिस्ट, तो ये भी पेपर में और इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। मॉरिशस और बोट्सवाना। FATF की रीसेंट जो मीटिंग हुई थी वो 17 दिसंबर 2021 को हुई थी। अब थोड़ा सा इनकी ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं और दूसरा इसका पर्पज़ क्या है। FATF ये 7 उन कंट्रीज़ ने बनाया था जिन्होंने जो मुल्क को फराहम करती हैं मुख्तलिफ़ तरह से फाइनेंशियल एड। अब इन्होंने उस एड फराहम करने पे चेक एंड बैलेंस रख दिया है FATF वालों ने, और उसके थ्रू जो भी लोग वो उधार लेते हैं, एड लेते हैं, तो उन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है कि क्या वो अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं या फिर उसमें कोई टेररिज्म के लिए तो वो या दूसरे किसी मकासद के लिए तो वो मनी यूज़ नहीं करते। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये इदारा वर्क कर रहा है। और इसमें फिर आगे 3 तरह की लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ होते हैं जो थ्रेट में होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी टाइम उनके फाइनेंशियल एड बिल को ख़त्म भी की जा सकती है। अब यानी कि वो अंडर ऑब्जर्विंग स्टेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें हमेशा मॉनिटर किया जा रहा होता है कि अगर वो ज़रा सी भी खराबी शो करें तो फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, ठीक है। ग्रे लिस्ट तो ये होगी। ब्लैक लिस्ट कौन सी है? जिसमें ऐसे ममालिक शामिल होते हैं जिनको मज़ीद कोई भी सपोर्ट फ्राहम नहीं की जाएगी। वो नॉन कोऑपरेटिव, उनके साथ बैनर लग जाता है कि ये नॉन कोऑपरेटिव है, इनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देनी, ठीक है। तो ऐसा क्या है। और वाइट लिस्ट में वो लोग हैं जिनके पर किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ठीक है, यानी कि वो अभी खतरे से बाहर होते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसे ममालिक वाइट लिस्ट से भी ब्लैक लिस्ट में ग्रे लिस्ट में आते हैं, और फिर ग्रे लिस्ट से फिर ब्लैक लिस्ट में आते हैं। ये थोड़ी तरतीब मैंने बता दी है। आल्दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होता है ये कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो या स्लाइड व्यू स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ की जाती है? तो F5 यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितने भी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं वो भी मैंने साथ लिख दी हैं। ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए Ctrl+N, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए Ctrl+O, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड यानी कि न्यू स्लाइड को आपने इंसर्ट करना है, डालना है, ऐड करना है, तो Ctrl+M और N को अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं, वो N लगा देते हैं यहाँ पे। तो Ctrl+M है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, और ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन के लिए है Ctrl+N। फिर है प्रेजेंट स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी कि जो भी स्लाइड आपके पास ओपन है उधर से ही आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो Shift+F5, और अगर स्टार्ट वाली स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए F5, जो कि आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया, ठीक है। सेव प्रेजेंटेशन एज, यानी कि आपने उसी प्रेजेंटेशन को किसी और फॉर्मेट में चेंज करना है तो उसके लिए F12। एंड स्लाइड शो, यानी कि आपने स्लाइड शो को ख़त्म करना है तो एस्केप ESC, और क्विट करना है पावर पॉइंट को तो Ctrl+Q। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंट्री फाइल्ड अ केस अगेंस्ट म्यांमार इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो गैम्बिया एक ऐसा ममालिक है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार के अगेंस्ट एक केस दर्ज करवाया। अब ये क्यों करवाया? क्योंकि गैम्बिया का कहना ये था कि म्यांमार में बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है, स्पेशली स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप का। दैट्स वाई कि इस पर कोई रिएक्शन शो करना चाहिए ICJ को। तो ये इस तरह से एक म्यांमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। ICJ के बारे में मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ICJ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये UNO के 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है, ठीक है। फाउंड कब हुआ? 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। ICJ ये मैंने बता दिया कि अमंग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UNO है। और UNO कब बनी? 24 अक्टूबर 1945। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, इस वजह से मैंने साथ साथ मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ रिवर ऑफ बलोचिस्तान। इवन इनमें ऑप्शन में बाकी सारे बलोचिस्तान के दिए हुए थे, तो गिज़र ये बलोचिस्तान का नहीं है। गिज़र जो से GB का है, गिलगित बल्तिस्तान का। नेक्स्ट है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको एराब लगाने का हुक्म दिया था? तो हज़रत अबुल अस्वद दौली को दिया था। इसके अलावा हज़रत अली से मुतल्लिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके कुछ टाइटल्स हैं जो पूछ दिए जाते हैं कि ये टाइटल किसका है। असदुल्ला, लाइन ऑफ अल्लाह, हैदर करार, अबुल तसव्वुफ,
या फिर तसव्वुफ़ का जद्द आला, साइमुन नहर, कायमुल लैल, गेटवे ऑफ नॉलेज, कनकरर ऑफ हैबर या फ़ातिह हैबर। ये सारे टाइटल्स हैं हज़रत अली के। और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था बच्चों में से सबसे पहले ये हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इन्होंने तमाम गज़वात में पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट तबूक, यानी कि तबूक के अलावा तमाम गज़वात में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है उमवी हुल्फा की तादाद कितनी है। उमवी का मतलब होता है उमैयद डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उसमें 14 थे, लेकिन ये था ऑप्शन में 15। तो हमने ये देखना होता है कि रेलिवेंट कौन सा है। वैसे टोटल तादाद 14 बनती है, तो इसलिए वजह से मैंने 14 ही मेंशन की है। तो वहाँ पे चूँकि हमने ये चीज़ देखनी होती है कि अगर कोई उस रेलिवेंट एक आध नंबर का फ़र्क आ रहा है तो फिर हम उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि हम नन ऑफ दीज की तरफ पे जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे 15 मार्क हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर 14 बनता है, इस वजह से मैंने 14 लिख दिया। ड्यूरेशन ऑफ उमैयद कैलिफेट कितना है, 661 से 750 तक। फर्स्ट उमैयद रूलर का अक्सर पूछा गया अमीर माविया या माविया बिन सफ़ियान, और लास्ट उमैयद रूलर का भी पूछा गया मरवान 2। नेक्स्ट है तबलीग इस्लाम का हुक्म किस सूरा में आया है। सूरतुल मुदस्सिर में आया है, और ये सेकेंड रिवील्ड सूरा भी है, ठीक है। नेक्स्ट है जादूगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और फ़िरौन ने इन्हें फांसी का हुक्म दिया, तो जादूगर ने क्या किया। वो अपने ईमान पर कायम रहे थे। मज़ीद हज़रत मूसा के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइटल है इनका कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा और हज़रत हारून कंटेम्परेरी प्रॉफिट्स भी हैं, ब्रदर भी हैं। नेक्स्ट है हज़रत मूसा ने जब नमरूद से पनाह लेनी थी तो उस टाइम पे रेड सी को क्रॉस किया। ये इन्हें नमरूद ने फ़ायर में डालने के जब ऑर्डर्स दिए थे तो 40 डेज़ ये फ़ायर में रहे थे। और इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि किसने ऑर्डर्स दिए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ायर में डालने के, तो नमरूद ने दिए थे ऑर्डर्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब मेराज को 6th हेवन पे उनकी मुलाकात हुई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लफ्ज़ जो है या नेम किसी का है तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। नेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान क्या रिश्ता था। तो ये सुसर थे, हज़रत उमर सुसर थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब किस तरीके से हज़रत हफ्सा जो कि डॉटर थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, उनकी शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। हज़रत हफ्सा ये 4th वाइफ हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3rd हिजरी में हुई थी। हज़रत हफ्सा फ़ीमेल्स में से फ़र्स्ट हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। नेक्स्ट है ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है। तो ग़ज़वा हंदक किसे कहा जाता है। इसके अलावा भी इस बैटल के मज़ीद नाम हैं बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ डिच, इसके ये भी नाम हैं। और ये कब हुई, 5 हिजरी को, 627 ईस्वी को। और इसमें क्या हुआ, हंदक खोदी गई थी और बहुत गहरी खोदी गई थी, ठीक है। तो उसे क्रॉस करके मुसलमानों पे हमला करना इतना आसान नहीं था। तो इसमें एक ही बंदा था उमर बिन मुअद्दी, जिसने क्रॉस किया था और उसने फिर मद्दे मुकाबिल तलब किया था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सामने आए थे और हज़रत अली ने फिर उमर बिन मुअद्दी को कत्ल कर दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वाहिद बंदा है कुफ़ार में से जो ग़ज़वा हंदक में हंदक अबूर करने में कामयाब हुआ। तो उमर बिन मुअद्दी, जिसको किसने कत्ल किया, हज़रत अली ने। नेक्स्ट है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। हम अक्सर सुनते हैं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, तो अगर इसको भी याद रखें तो मुल्तान जहन में रहेगा। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मुल्तान में। और कब इस्टेब्लिश हुई, 1975 को। नेक्स्ट है पहला उर्दू ड्रामा कौन सा है, इंदर सभा। और ये किसने लिखा है, आगा हसन अमानत, जो कि उर्दू के फर्स्ट ड्रामा निगार हैं। इन्होंने ये ड्रामा लिखा था और इसको फर्स्ट टाइम ड्रामाटाइज या स्टेज पे कब परफॉर्म किया गया है, 1853 में। नेक्स्ट है इबलीस की मजलिस शुरा नज़म किसकी है। तो ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। इसको इंग्लिश में कहते हैं द पार्लियामेंट ऑफ सैटन। सैटन शैतान को कहते हैं, इबलीस को कहते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ सैटन ये अल्लामा इकबाल ने 1835 में लिखी थी और उनकी बुक है अल-मकान हिजाज़। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नज़म या कौन सी चीज़ किस बुक में मौजूद है, तो अल-मकान हिजाज़ में ये मौजूद है। इसके अलावा रिसेंटली भी पेपर में पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल को पोइट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, यानी कि पोइट ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1877। डेट ऑफ डेथ है 21 अप्रैल 1938। इन्होंने BA
किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, पीएचडी किया था म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफ़र को कहाँ कैद किया गया, तो इन्हें रंगून में कैद किया गया था। रंगून इज़ अ सिटी ऑफ म्यांमार, म्यांमार का ये सिटी था, सिटी अभी भी है, ठीक है। और म्यांमार का नेम चेंज किया गया था 1989 में, और पहले इसका नाम बर्मा था, ठीक है। तो बर्मा पुराना नाम था, न्यू नेम म्यांमार है। कब चेंज हुआ? 1989 में। ये अक्सर इस तरीके से पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काता और, ये अब इसको मुकम्मल करना था, ले दौड़ी, काता और ले दौड़ी। अब इसका मीनिंग क्या बनता है? ये तब प्रोवर्ब यूज़ करते हैं जब कोई भी इंसान हमेशा जल्दी में होता है, जल्दबाजी का मुजाहिरा करता है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं काता और ले दौड़ी। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री के अलावा कौन सी डिग्री यूरोप से हासिल की, तो बीए, जैसे मैंने कहा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने हासिल की थी, तो वो डिग्री भी इन्होंने यूरोप से हासिल की थी। इसके अलावा ये वही इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले डिस्कस हो चुकी है, तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कहाँ है, तो कराची में है। कब बनी थी? 1886 को बनी थी। कहाँ पे? अलीगढ़ में। सैयद अहमद खान और मौलवी अब्दुल हक ने इसमें मेजर रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है फ्लोरेंस इज़ अ सिटी ऑफ, तो इटली का ये शहर है, और इसके अलावा कैपिटल ऑफ इटली भी पूछा जाता है, तो रोम इसका कैपिटल है। नेक्स्ट है करंट एम्बेसडर ऑफ यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं एंड्रोला कैमिनारा। ये भी पेपर में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, ठीक है। EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन। कब फाउंड हुई? 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिक्ट, नीदरलैंड में। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 27, 28 थे पहले, यूके ने लेफ़्ट किया, तो अब 27 मेंबर हैं। कंट्री लेफ़्ट EU यानी कि यूरोपियन यूनियन को रिसेंटली किसने लेफ़्ट किया? यूके ने किया। कब किया? 31 जनवरी 2020 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसने यूरो करेंसी का स्टार्ट कब किया था? 1 जनवरी 1999 को। इसी के साथ यूरो जोन और इसमें यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन के वो मेंबर जिन्होंने यूरो को एज अ करेंसी ज्वाइन किया, यानी कि उनके मुल्क में नेशनल करेंसी के तौर पे यूरो का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन ममालिक को हम यूरो जोन कहते हैं, ठीक है। तो पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरो जोन को रिसेंटली किस मुल्क ने ज्वाइन किया है। ये भी रिसेंटली कंडक्टेड पेपर में हुआ है, इस वजह से मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया है। तो यूरो जोन अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूरोपियन यूनियन के ही वो मेंबर हैं जिन्होंने यूरो करेंसी को नेशनल करेंसी के तौर पर अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो और लिथुआनिया ये रिसेंटली इसने ज्वाइन किया यूरो जोन को, ठीक है, यानी कि उसने नेशनल करेंसी बना लिया यूरो को। नेक्स्ट है गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, तो N2O या नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट है पास दैट इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो सिंदूर पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सिंदूर पास किसको किससे कनेक्ट करता है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गिज़र को चित्राल से करता है। फिर प्रोविंसेस का पूछ लिया जाता है, तो GB को KPK से ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी अवार्डेड विद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2005, तो 2005 में आरिफ लोहार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था। आरिफ लोहार कब पैदा हुए? 18 अप्रैल 1966 को लाला मूसा में। और इनका जो फेमस सॉन्ग है वो जुगनी है, जो इन्होंने नूरा लाल के साथ गाया था 2006 में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, आल तो इतना इनके बारे में पूछा नहीं गया, लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर इज़ वार्मर अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न टू साउदर्न। अब ये इस क्वेश्चन को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि हेमिस्फीयर कहते हैं हाफ ऑफ सर्कल को, ठीक है। तो इस तरीके से दो हेमिस्फीयर बनते हैं, एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न, ठीक है। तो नॉर्दर्न अगर हेमिस्फीयर पे गौर करें तो नॉर्दर्न ऐसा हेमिस्फीयर है जहाँ पे ज़्यादा ममालिक हैं, ठीक है। नॉर्थ में हमारे ज़्यादा ममालिक हैं, ज़्यादा कॉन्टिनेंट हैं, और ज़्यादा उन्होंने लैंड एरिया है, वाटर का एरिया बहुत कम है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वाटर का सोर्सेज कम है वहाँ पे, जबकि साउदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, और ठंडा तरीन इलाका है, वहाँ पे लोगों की तादाद कम है, आबादी कम है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमिस्फीयर वार्मर किस तरह से होता है, तो कहाँ पे जाएं तो वार्मर होता है, और फिर कहाँ पे जाएं तो ठंडा होता जाता है। तो नॉर्थ की तरफ पे चूँकि कंट्रीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ये वार्मर होता है, ठीक है, और साउथ की तरफ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कोल्डर होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर पानी ज़्यादा है,
वहाँ पे सर्दी है, वहाँ पे कम लोग रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे कोल्ड वेदर होगा, ठीक है। व्हेन कायद-ए-आज़म फर्स्ट अपॉइंटेड एज थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इन मुंबई, 1900 को ये अपॉइंट हुए थे थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के लिए। नेक्स्ट है कायद-ए-आज़म वाज बोर्न, यानी कि इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 दिसंबर 1876, सॉरी यहाँ पे 75 लिखा गया, 1876 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई थी 11 सितंबर 1948 को। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 को। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1930 को। इन्होंने कांग्रेस को लेफ़्ट किया 1920 को और कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जॉइंट मेंबरशिप इन्होंने हासिल की 7 साल तक, यानी कि 1913 से 1920 तक ये दोनों के जॉइंट मेंबर भी रहे और इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हैं। ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इनके बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ये होगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। रीसेंट विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में अक्सर पिछलों का भी पूछ लिया जाता है कि 2022 में तो होना है लेकिन 2021 में कहाँ हुआ या 2020 में कहाँ हुआ, इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वो भी थोड़ा मेंशन कर दिया। तो 2022 का तो ऑस्ट्रेलिया में प्ले होगा। 2021 का कंडक्ट किया था UAE ने और ओमान ने और इस मैच को जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। 2020 का शेड्यूल किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में प्ले किया जाएगा लेकिन कोविड-19 की वजह से वो गेम नहीं हो सकी, ठीक है। नेक्स्ट है करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट अहमद मोहम्मद अली शेख, ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट हैं। मज़ीद सिंध के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, बम्बई से अलग कब हुआ, 1 अप्रैल, पूरी डेट तो है नहीं पूछी जाती, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1936 में सेपरेट हुआ और किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो 1935 के एक्ट के थ्रू ये सेपरेट हुआ। नेक्स्ट है CM ऑफ सिंध करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, मुराद अली शाह। गवर्नर ऑफ सिंध कौन है, इमरान इस्माइल। फर्स्ट CM ऑफ सिंध भी पूछा जाता है, मोहम्मद अयूब खोरो। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध कौन है, शेख हुसैन हदायतुल्ला। तो ये 30 के क्वेश्चन और उनसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को डिटेल से करवा दी है। उम्मीद करती हूँ इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए भी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल से कनेक्टेड रहें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक भी करें और कमेंट में अपनी आरा का इजहार भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।